लेकिन चोट तो पहुंची है। किसी भी वे में अगर हो रही तो उसको हम इंजरीज कहते हैं, उसको इंजरी कोई भी इन्हें इलीगल हार्म। अब वो बॉडी पे हो रहा, माइंड पे हो रहा, रेपुटेशन पे हो रहा, प्रॉपर्टी पे, किसी पे झूठा इल्जाम हमने लगा दिया चोरी का, वो भी उसकी रेपुटेशन के खिलाफ है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंजरी, उसको हम इंजरी कहेंगे। अब दूसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है जो है वुंड, यानी जख्म। अब जख्म, हालांकि शायर लोगों ने तो दिल पे भी जख्म लगा दिया, लेकिन जख्म के माने ये होता है कि कहीं पे भी वुंड, उस चीज को कहेंगे जब स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रीच कर जाए, यानी स्किन ब्रेक कर जाए, तब उसको हम कहते हैं वुंड, है ना। यानी एनी इंजरी वेयर देयर इज ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो दैट इज कॉल्ड एज वुंड, उसको हमने जख्म कह दिया। लेकिन जब हम मेडिको लीगल प्रैक्टिस में आते हैं, मेडिको लीगल प्रैक्टिस में, तो चाहे वुंड हो चाहे इंजरी हो, दोनों को हम सिनोनिमस लेके चलते हैं, मतलब दोनों को एक मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली, अगर कोई आपसे कहे नहीं दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस यही है कि वुंड में स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रीच कर जाए, यानी वहां पे वो कंटिन्यूअस ना रहे। और इंजरी में भाई वो बॉडली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, या प्रॉपर्टी वाइज भी उसको हो सकती है, तो किसी भी तरीके का अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो इंजरी है। लेकिन वुंड में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कि ब्रीच जो होना चाहिए, यानी टूटना चाहिए, जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रहनी चाहिए स्किन की या म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो उसको हमने नाम दिया वुंड का। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में, मेडिको लीगल स्टडीज में दोनों को एक साथ लेके चला जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है। वुंड या इंजरीज की क्लासिफिकेशन कितनी बेसिस पे हम कर सकते हैं, टोटल इसके चार तरीके हैं जो हम वुंड को जब हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को पढ़ना भी होता है हमें सबसे ज्यादा, बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर, बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर। कॉजेटिव फैक्टर में फिर वेरियस काजेज आते हैं, बहुत सारे काजेज आते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आगे इसी को हमें पढ़ना भी है, दैट इज मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी। मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी। अब यहाँ पे ये है कि कोई मैकेनिकल फोर्स हो, कोई वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो, उसकी वजह से अगर कोई चोट पहुंच रही है तो वो हो जाएगी मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी, है ना। वायलेंस के नतीजे में अगर कोई चोट पहुंच रही है। इसके बाद जैसे कॉजेटिव फैक्टर में ही अगर हम बात करें तो मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी हो गई। फर्दर थर्मल इंजरीज, थर्मल इंजरीज भी क्या है, पॉजिटिव फैक्टर की ही बेस पे आती हैं। अब थर्मल इंजरीज आइदर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट और कोल्ड, है ना, ये थर्मल इंजरीज हो गई बेस्ड ऑन पॉजिटिव फैक्टर। काज क्या है, या तो हीट है या तो कोल्ड है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसमें। ये थर्मल इंजरीज में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दोनों का इफेक्ट जनरलाइज भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। हीट है, जनरल इफेक्ट क्या होगा, जनरल इफेक्ट में कोई विजिबल इंजरी नहीं होगी, कोई आपको वुंड नहीं दिखेगा। अगर आमतौर से जनरल इफेक्ट की बात करें तो ज्यादातर जो हीट की वजह से, जैसे हीट क्रैम्प हुआ, हीट स्ट्रोक हुआ, असर तो हो रहा है, इंजरी तो हो रही है, लेकिन हमें विजिबल नहीं हो रहा है। लेकिन लोकली अगर हम बात करें तो बर्न है या स्कार्ड है, ये हीट की वजह से दिख रहा है ना, चोट के निशान यहाँ आपको मिलेंगे बर्न और स्कार्ड में, तो ये लोकल इफेक्ट हो गया। जनरलाइज इफेक्ट में हीट क्रैम्प्स है, हीट स्ट्रोक है, हीट हाइपरपाइरेक्सिया है, ये सारी चीजें जो है वो जनरल इफेक्ट में आती है। ऐसे ही सेम चीज है कोल्ड के लिए है। कोल्ड में जनरल इफेक्ट में क्या आएगा, हाइपोथर्मिया, जनरलाइज पूरा उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन डेवलप हो गई। अच्छा लोकल इफेक्ट में क्या आएगा इसमें, कोल्ड में लोकली अगर कहीं पे आपको देखना हो कोल्ड का इफेक्ट तो क्या क्या चीजें आ सकती है। फ्रेश बाइट है, ट्रेंच फूट है, ये क्या है, ये लोकल इफेक्ट है कोल्ड के, कोल्ड के। फिर थर्ड, केमिकल इंजरीज। केमिकल इंजरीज, केमिकल से क्या क्या इंजरी, केमिकल दो तरीके के होते हैं, एक तो इरिटेंट्स होते हैं, दूसरे कोरोसिव होते हैं। तो इरिटेशन की वजह से लाइक वीक एसिड है, अल्कलीज है, प्लांट या एनिमल एक्सट्रैक्ट है, ये सब क्या है, ये इरिटेंट में आते हैं, ये सब इरिटेंट में आते हैं।
तो केमिकल इंजरीज दो तरीके से हो सकती है, वाया इरिटेशन या दूसरा वाया कोरोजन। कोरोजन में जैसे बहुत स्ट्रांग एसिड्स हैं या स्ट्रांग अल्कलीज है। स्ट्रांग एसिड्स में दो तीन तो नाम आपको याद ही होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दे आर वेरी स्ट्रांग एसिड्स। तो इनकी वजह से ये क्या करते हैं, स्किन को कोरोड कर देते हैं, छील देते हैं एक तरीके से ना। तो ये कोरोजिव केमिकल इंजरीज दो तरीके से। इसके बाद लास्ट है मिसलेनियस, जो इन तीनों में नहीं आएगी, वो मिसलेनियस में आएगी। मिसलेनियस में लाइक इलेक्ट्रिकल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरी है, या रेडिएशन इंजरी। रेडिएशन इंजरी बहुत कॉमन है, मेडिकल फील्ड में रेडिएशन इंजरी बहुत कॉमन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई, किसी की कीमोथेरेपी चले या ड्यू टू एक्सरेज, दीज आर रेडिएशन इंजरीज। फर्दर लाइटनिंग इंजरी, बिजली गिर गई किसी के ऊपर, या ब्लास्ट इंजरी हो गई, दीज आर टर्म्ड एज मिसलेनियस इंजरीज। इनको मिसलेनियस इंजरीज में हम रखते हैं। अब आइए अभी मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज, इसके फर्दर बहुत सारी सब टाइप्स हैं। और ये जो फिजिकल इंजरीज हैं, इसको मैं खत्म कर दे रहा हूँ नीचे वाला, है ना। अब मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज की फर्दर सब टाइप्स क्या क्या होंगी। सबसे कॉमन जो होता है वो एब्रेजन, दिस इज एब्रेजन। इसके अलावा फिर ब्रूज या कंट्यूजन, ब्रूज या कंट्यूजन। थर्ड जो है लेसरेटेड वुंड। ये सब के सब मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज की सब टाइप्स हैं। लेसरेटेड वुंड, इंसाइज्ड वुंड, इंसाइज्ड वुंड। इसके अलावा स्टैब वुंड भी आता है इसी में, स्टैब वुंड या फिर फायर आर्म वुंड, फायर आर्म के नतीजे में हो रहा है ना। तो ये सारे जो है ये प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस की वजह से हो रहे हैं, इसलिए इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है, एब्रेजन, ब्रूस या कंट्यूजन, लेसरेशन, इंसाइट वुंड, स्टैब वुंड, फायर आर्म इंजरीज, यही हमें पढ़ना भी है। तो ये जितनी भी टाइप्स थी, ये किस पे बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर, कॉजेटिव फैक्टर की बुनियाद पे। सेकंड है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंजरी। अगर हम मेडिको लीगल चीजें पढ़ रहे हैं, तो लीगली अगर हम बात करें तो इंजरी किस तरीके की हो सकती है, चोट या जख्मी कह लीजिए। एक होता है हल्का फुल्का चोट लग गई कोई बात नहीं, दूसरा क्या होता है खतरनाक ना, जिसमें जान जाने का भी खतरा हो, या इवन कोई बॉडी पार्ट हो उसको एम्पुटेट करने की भी जरूरत पड़ जाए। तो दो तरीके की होती है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंजरी। एक तो सिंपल इंजरी, दूसरी ग्रीवियस इसको कहते हैं, ग्रीवियस। दो तरीके की ये इंजरी हो गई। फिर बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ इंजरी, मेडिको लीगल एस्पेक्ट पे आइएगा, इंजरी का मैनर क्या क्या हो सकता है, सोचिए। मैंने नहीं पता आपको, हम इतनी सारी पीछे से भी हम पढ़ते आए। कोई भी चीज होती है तो तीन चार चीजें ध्यान में आती है ना, कि ये सुसाइडल हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, डिफेंस वुंड हो सकता है, होमिसाइडल हो सकता है। तो ये क्या है, ये मैनर है, इंजरी के मैनर है। तो बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ इंजरीज, या तो वो सुसाइडल हो या होमिसाइडल, एक्सीडेंटल भी हो सकती है ना, एक्सीडेंटल हो। डिफेंस वुंड, कोई अपना बचाव कर रहा है उसमें उसको चोट लग गई। एक होता है फैब्रिकेटेड वुंड, किसी को झूठे केस में अगर फंसाना है, तो अक्सर ये होता है कि अच्छी धारा लगवाने के लिए, केस को और मजबूत बनाने के लिए, लोग खुद से अपनी बॉडी के ऊपर जो है ना वो जख्म का निशान पैदा कर लेते हैं, या अपने आप को जख्मी कर लेते हैं कहने में। ये क्या होगा, ये फैब्रिकेटेड वुंड होगा, या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड भी इसी को हम कहते हैं। अब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड एक हमारे कल्चर में भी आता है। अगर आप एक कल्चर की बात करें मुसलमानों में, तो बताइए एक जगह सेल्फ इन्फ्लिक्शन, वो बहुत अच्छी चीज शिया मानी लोग जो जाती करते हैं। है। या हाँ, लोग जो करते हैं वो ताजिया वाला जो करते हैं। ताजिया वाला ना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, वो फैब्रिकेटेड वुंड में ही आता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। भाई देखिए, किसी को इसमें वो गलत या सही नहीं कहना, बस ये जस्ट लाइक एन एग्जांपल मैंने इस चीज को बताया था ना, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, वो उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है।
फिर बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन, यानी चोट कब लगी, मरने से पहले या मरने के बाद, दो ही चीज है यहाँ पे। फॉरेंसिक मेडिसिन में दो ही चीजें होती है, या तो मरने से पहले की बात हो रही है या मरने की बात, तो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम। है ना। तो इस तरीके से वुंड की या इंजरीज की क्लासिफिकेशन की जाए। अब एंटीमार्टम में दो चीजें देखी जाती है, रिसेंट का है यानी जल्दी का है, या ओल्ड पुराना है। तो ओवरऑल पिक्चर इंजरी की डिफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन यही है आपके पास। और इसमें से मोस्टली जो है, क्योंकि ये जो मैनर या टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन, नेचर ऑफ इंजरी, ये सब के सब जो है इसी में आ जाएगा अगर देखा जाए तो। जब आप कोई भी इंजरी पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसको देख के हमें ये बताना पड़ेगा ना रिसेंट वुंड है या वोल्ड वुंड है। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इन्फ्लिक्शन वो चीज पता है, मरने से पहले का या मरने के बाद का, वो भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। इंजरी कैसी है, बहुत ग्रीवियस तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, या सिंपल है। तो मेन जो हमारा है वो यही पहला वाला है, बेस्ड ऑन द पॉजिटिव फैक्टर, इसी इन्हीं इंजरीज को हमें पढ़ना, और स्पेशली इसमें भी मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज। अब इसमें मैकेनिकल या फिजिकल इंजरी की फर्स्ट सब टाइप क्या थी, एब्रेजन। एब्रेजन से क्वेश्चन आता रहता, अभी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ तो उसमें भी एब्रेजन से एक क्वेश्चन रखा हुआ था। ठीक, एब्रेजन किसे कहते हैं। अब एब्रेजन में ये है ना कि जो सिर्फ सुपरफिशियल एपिथेलियल है, एपिथेलियम है सुपर स्किन का, यानी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन ना। आमतौर से सुपरफिशियल लेयर में क्या आती है, एपिडर्मिस ही आएगी, या फिर थोड़ा बहुत पार्ट अगर थोड़ा सा डीप हो गया तो पैपिलरी डर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस वो लेयर होती है। ये दोनों जो है रिमूव हो जाए, कोई एक रफ सरफेस है वो इसके अगेंस्ट में इस तरीके से चले कि ये एक जो सुपरफिशियल लेयर है वो रिमूव हो जाए, यानी कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन जो है इसमें अब ब्रीच हो गई, ये टूट गई, इंटैक्ट नहीं है स्किन हमारी, तो इसको हम एब्रेजन कहते हैं। रिमूवल ऑफ द सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट रफ सरफेस। अब वो जो सुपरफिशियल लेयर है वो तो एपिडर्मिस तो होना ही होना है, अगर थोड़ा बहुत डीप हो गया तो जस्ट पैपिलरी डर्मिस उसको कहते हैं, जस्ट बिलो द एपिडर्मल लेयर, है ना। वो वहां से उतनी दूर की जो है वो कंटिन्यूटी, यानी ये कह लीजिए कि स्किन जो अब इंटैक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत कट का मार्क आपको देखने को मिलेगा एब्रेजन में। इतना जरूर याद रखना है कि एब्रेजन में होता क्या, सुपरफिशियल जो लेयर है उसका रिमूवल जरूरी है, यानी स्किन की जो कंटिन्यूटी है अगर वो इंटैक्ट है, याद रखिएगा कहीं पे भी अगर स्किन इंटैक्ट है तो वो कभी भी एब्रेजन नहीं हो सकता। वो क्या होगा, वो कंट्यूजन हो जाएगा, वो कंफ्यूजन हो जाएगा अगर सुपरफिशियल स्किन जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर स्किन रिमूव्ड है और सुपरफिशियल लेयर की ही स्किन गई हुई है सिर्फ, तो वो एब्रेजन होगा। अदरवाइज वो कहाँ पे आएगा, वो लेसरेशन में चला जाएगा। अगर बहुत डीप स्किन जो है, बहुत अंदर तक कट है, मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो लेसरेशन में चला जाता है ना। ये बेसिक डिफरेंस है, एब्रेजन सुपरफिशियल लेयर का है। अब फर्दर इसकी टाइप्स आप देखिएगा। अब इसकी भी चार टाइप्स होती हैं, इसकी भी आमतौर से हम चार टाइप्स में इसको लेके आते हैं ना। और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो स्क्रैच एब्रेजन और ग्रेज एब्रेजन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रेशर एब्रेजन होता है, फिर एक इम्प्रिंट एब्रेजन जो इन्हीं का वर्जन होता है। टाइप में पहली टाइप जो होती है दैट इज स्क्रैच और लीनियर एब्रेजन। स्क्रैच और लीनियर एब्रेजन। अब यहाँ पे स्क्रैच से आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए, कभी कभी होता है जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ। ठंड का मौसम चल रहा है, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की स्किन जो होगी वो बहुत ड्राई होती है ना, बहुत ड्राई होती है। तो अगर मान लीजिए उसको हम स्क्रैच कर रहे हैं, मतलब खुजा रहे हैं, कभी कभी होता है ना कि आदमी लोग, तो आप देखते होंगे कि वहां पे एक पूरा निशान पड़ता चला जाता है स्किन पे। तो वो और थोड़ा सा डीप हो जाए और एपिडर्मल लेयर जो है वो वहां से हट जाए, तो वो एब्रेजन हो गया, दैट इज स्क्रैच एब्रेजन वो हो जाएगा। या लीनियर एब्रेजन की बात बताऊं, आप पिन ले लीजिए, पिन ले लीजिए, बहुत पतला सा होता है ना, या नेल, है ना। अब इसको अगर ये आपकी स्किन पे जस्ट एक तरीके से परपेंडिकुलर है,
और आपकी स्किन इसके अगेंस्ट में रब कर गई, और इसने क्या किया, सुपरफिशियली, अक्सर होता रहता है, ये बहुत जनरल फिनोमेना है ना, लोगों ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा इसको। तो क्या हुआ, स्किन जो है अब यहाँ से, जहां से इसने एंट्री ली स्किन सरफेस पे, वो तो एकदम क्लियर रहेगा, लेकिन जहां पे इसका एंड होगा वहां पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा स्किन बाहर की तरफ निकले, एक टैग बना देती है, निशान के साथ एक टैग बना देती है यहाँ पे। हाँ, स्क्रैच या लीनियर एब्रेजन, ये देखिए लीनियर एब्रेजन है, हल्का सा यहाँ से आया, एंट्री हुई, एक एग्जिट हो गई, पतला सा एक निशान बनता हुआ चले गए, तो ये लीनियर या स्क्रैच एब्रेजन है। नेल पिन से बहुत कॉमन है ना, पिन्स होती हैं छोटी छोटी, उससे बहुत कॉमन है, या कीलें होती हैं उससे भी हो सकता है, या कोई भी इस तरीके की चीज जो बहुत, उसका जो टिप है वो बहुत पतली हो, है ना, तो उससे लीनियर एब्रेजन या स्क्रैच एब्रेजन आपको देखने को मिल सकता है। आमतौर से फिंगर नेल्स है, थॉर्न है, कांटे हैं किसी चीज में, या पिन है, इससे होता है। इसमें जो सरफेस लेयर है स्किन की, वही जो होती है ऑब्जेक्ट के सामने पूरी तरीके से कलेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक तो पूरा क्लीन एरिया होगा स्टार्ट में, और एंड पे क्या होगा, थोड़ी सी टैगिंग हो जाएगी, यहाँ से एकदम क्लीन आएगा और यहाँ पे टैगिंग हो जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा नेल्स के किनारे से स्किन का एक पार्ट ना उधड़ना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, हम लोग खींच देते हैं, फिर वो बड़ी लंबी दूरी तक चला जाता है, वो भी क्या होगा, वो लीनियर एब्रेजन में आ जाएगा, सुपरफिशियल स्किन ही तो वहां से निकल रही है, तो ये लीनियर एब्रेजन। दूसरा जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेज एब्रेजन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है ग्रेज एब्रेजन, या ग्रेवल रैश भी इसको कहते हैं। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है बिटवीन द स्किन एंड कोई हार्ड रफ सरफेस, हार्ड रफ सरफेस क्या हो सकती है, सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, रोड ले लीजिए। रोड क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत रफ है, हार्ड है ना रोड। क्या हुआ, अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ, और आप उसी के साथ घसीटते हुए आगे बढ़ते चले गए रोड पे, तो अब जो स्किन का सुपरफिशियल पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा, वो चीज होगी ग्रेज में आ जाएगी, ग्रेजिंग में एक लार्ज पार्ट जो है वहां से निकल गया ज्यादा दूर तक, तो ग्रेज एब्रेजन में वो आता है ना। पैरेलल लाइंस यहाँ पे, अब ये रोड है, और इसी पे कोई मान लीजिए कि घसीटता हुआ, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, कहीं पे भी वो इसी पे रोल कर गया एक्सीडेंट की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि लाइन कैसी बनेगी बॉडी पे उसकी, जिस डायरेक्शन में वो रहेगा, जिस डायरेक्शन में वो गिरेगा और आगे की तरफ घसीटता हुआ चला जाएगा, तो उसी डायरेक्शन में इस तरीके से आपको एब्रेजन के निशान देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बड़ी दूरी तक, है ना। तो इस तरीके का निशान देखने में बहुत कॉमन है। इसी में एक टर्म आता है, अब हाँ, ग्रेज एब्रेजन के लिए दो लाइन जरूर लिखिएगा ना। पहली चीज तो ये कि जो ग्रेज एब्रेजन होता है, अगर कोई पूछे कि एब्रेजन में मोस्ट कॉमन टाइप का एब्रेजन कौन सा होता है, तो वो ग्रेज एब्रेजन है, सबसे ज्यादा देखने को ये मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप का एब्रेजन ग्रेज एब्रेजन है, और मोस्ट कॉमनली ये किस में देखने को मिलता है, आरटीए में। आरटीए क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक ट्रैफिक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो मोस्ट कॉमन टाइप ग्रेज एब्रेजन, और मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सबसे कॉमनली यही मिलता है और यहीं पे देखने को मिलता है। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एब्रेजन है, जाहिर सी बात है कि सुपरफिशियल स्किन की लेयर जो है वो हट चुकी है, तो आपको वो जख्म कैसा मिलेगा, क्लीन मिलेगा, नहीं, डर्टी वुंड मिलेगा। कैसा मिलेगा, डर्टी वुंड मिलेगा, वहां पे हो सकता है कि बहुत सारे धूल मिट्टी भी हो, और मान लीजिए कि अगर फोर व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था किसी का, सामने वाले का, तो कांच के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, वो भी वुंड पे आपको देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ग्रेज एब्रेजन में ही एक टाइप, सब टाइप इसकी होती है, ब्रश बर्न जिसको हम कहते हैं, ब्रश बर्न। ब्रश बर्न क्यों कहते हैं, अब जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि इस तरीके से वो सामने वाला पर्सन था जो पैदल चल रहा था, उसको किसी ने, किसी बाइक ने या फोर व्हीलर ने टक्कर मारी, और वो ना, अब बैक की साइड से वो गिर गया और वो घसीट गया थोड़ी दूर तक, बैक की साइड से, यानी पिछला हिस्सा जो बैक का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा पोर्शन है, और उस पे आपको बहुत ज्यादा जो है वो एब्रेजन अगर देखने को मिल रहा है पूरी बैक पे, तो उसको हम कहते हैं ब्रश बर्न। यानी जब एक बहुत बड़ा एरिया, एक पूरा बहुत बड़ा एरिया, चौड़ा एरिया, जिसको हम वाइडर एरिया भी आप लिख लीजिए, ये इन्वॉल्व हो जाए इस तरीके से ना,
तो उसको हम कहते हैं ब्रश बर्न कहते हैं। और आमतौर से ये होता है जब कोई चीज खींच जाती है काफी दूर तक, ग्राउंड के ऊपर गिरा और उसका कोई एक पार्ट जो है वो उसी एक्सीडेंट के नतीजे में वो उस मोटर व्हीकल में कहीं पे फंस गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी दूर तक वो घसीटते हुए उसके आगे तक लेके चली गई। और पूरा जो बैक वाला पार्ट था, या अगर सामने से गिर रहा है तो उसका एब्डामेन वाला पूरा जो पार्ट है, उस पे आपको बहुत ज्यादा निशान अगर देखने को मिल रहा है तो उसको हम ब्रश बर्न कहते हैं। यानी जब बहुत बड़ा एरिया बॉडी का इन्वॉल्व हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रश बर्न। ये इस तरीके का एब्रेजन अगर है तो ये ब्रश बर्न एब्रेजन में आएगा, है ना, जब बहुत बड़ा एरिया अगर इन्वॉल्व हो जा रहा है तो ब्रश बर्न उसको हम कहते हैं। थर्ड जो है प्रेशर एब्रेजन, इसको फ्रिक्शन एब्रेजन भी कह लीजिए या क्रशिंग एब्रेजन भी कह लीजिए। जब कोई लीनियर प्रेशर पड़ रहा है, कोई रफ ऑब्जेक्ट है, उसका लीनियर प्रेशर यानी चारों तरफ से यूनिफॉर्म प्रेशर अगर उसका पड़ रहा है, एक तरीके से कह लीजिए कि ऐसे हो, या कोई नूज हो, इस तरीके से लाइगेचर हो, वो अलोंग द पूरा राउंड एक तरीके से कह लीजिए कि स्किन पे सेम प्रेशर अगर वो डाले, है ना, कोई रफ स्किन पे, तो इसकी वजह से जो एब्रेजन होगा वो प्रेशर एब्रेजन में आएगा। बेसिकली क्या होता है कि इसमें बहुत देर तक जो स्किन होती है वहां पे, वो बहुत देर तक जो है वो कंप्रेस्ड होती है। तो जो इनर सरफेस होता है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, वहां पे ब्रूजिंग होने लगती है। और उस ब्रूजिंग के नतीजे में ऊपर की तरफ का जो पार्ट होता है वो क्रश्ड हो जाता है। नीचे से प्रेशर पड़ रहा है तो सुपरफिशियल स्किन जो है वो क्रश्ड हो गई और उसके नीचे ब्रूजिंग हो गई, दोनों फिनोमेना इसमें मिलता है। और लेकिन इसको प्रेशर एब्रेजन में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि सुपरफिशियल जो स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रहती। और आमतौर से स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग के केसेस में जो नूज या लाइगेचर होता है उसका जो मार्क देखने को हमें मिलता है वो प्रेशर एब्रेजन में आता है। टीथ बाइट भी तो मिलेगी इसमें। अभी टीथ बाइट के बारे में बता रहा हूँ। लाइगेचर मार्क, ये क्वेश्चन अभी मेडिकल ऑफिसर वाले एग्जाम में आया हुआ था, एमओ के एग्जाम में, है ना, कि किस तरीके की ये इंजरी होगी। तो इट इज ए प्रेशर एब्रेजन। लाइगेचर मार्क किसमें मिल रहा है? हैंगिंग में या फिर स्ट्रैंगुलेशन में, है ना, अगर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन हो रहा है तो। और यहाँ पे अगर सुपरफिशियल स्किन जो है उस पे कट लग गया है, यानी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो अब इंटैक्ट नहीं है, तो ये दोनों लाइगेचर मार्क इन हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन, ये इज एग्जांपल ऑफ प्रेशर एब्रेजन। अब लास्ट वाला देखिए, इम्प्रिंट एब्रेजन, या इसी को हम पैटर्न एब्रेजन भी कहते हैं। पैटर्न एब्रेजन या इम्पैक्ट एब्रेजन, इम्प्रिंट एब्रेजन, जब कोई बहुत बड़ा फोर्स है और बॉडी के या स्किन के परपेंडिकुलर पे थोड़ी देर के लिए अगर वो फोर्स लग रहा है। अब इसके समझने के लिए एक चीज बताऊं ना, इम्प्रिंट एब्रेजन को समझने के लिए थोड़ा अपने बचपन की तरफ जाइए। अगर घर में थप्पड़ खाया है आपने और उसका निशान अगर आपके गाल पे मौजूद हुए होंगे, तो वो यही है, इम्प्रिंट एब्रेजन ही है। या पैटर्न एब्रेजन, पैटर्न छप गया, उंगलियों के निशान छप गए, दैट इज पैटर्न बन गया। और हम लड़के लोग हैं, कभी कभी तो भाई डंडे से भी मार पड़ी है, तो डंडा वाला वो दूसरा चला जाता है। अगर बेल्ट से किसी ने मार खाई तो जो उसका बकल का मार्क होता है ना, वो भी इम्प्रिंट एब्रेजन में या पैटर्न एब्रेजन में आता है। मतलब किसी चीज का अगर निशान वहां पे पड़ गया, अब जाहिर सी बात है कि चाहे आप थप्पड़ की बात करिए या बेल्ट के बकल की बात करिए, तो वो बस लगी और वो हट गया अपनी जगह से, लेकिन उसने वहां पे निशान छोड़ दिया। उसने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चोट लगी स्किन पे, लेकिन उसने उतनी ही देर में अपना काम कर दिया। एक पूरा जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था वहां पे एक निशान बढ़ गया उसी ऑब्जेक्ट का जिससे उसको चोट लगी। तो वो चीज आती है इम्प्रिंट एब्रेजन में, या जिसको हम पैटर्न एब्रेजन कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? जो पैटर्न एब्रेजन होता है ना, एक तरीके से ये एक वेरिएशन ही है किसका? प्रेशर एब्रेजन का ही एक वेरिएशन है। हाँ, अब टीथ बाइट मार्क्स की जो बात आपने की थी वो भी इसी में आता है। डर्मेटोग्राफिया इसी को बोलेंगे। प्रेशर में डर्मेटोग्राफी आएगी ना, आपने इम्पैक्ट में डाली, बुक में तो प्रेशर में है, इसीलिए मैं बोली थी। किसमें, कौन सी बुक में? 16 एडिशन रोम्स। नहीं, देखिए मेरे पास भी बुक है। और एक्चुअली अभी मैंने क्या कहा, ये जो इम्प्रिंट या पैटर्न एब्रेजन है इट इज अ वेरिएंट ऑफ प्रेशर एब्रेजन। अब हो सकता है कुछ बुक्स में उसको प्रेशर एब्रेजन लिख दिया हो ना, उन्होंने
इट इज ए वेरिएशन। ये जो पैटर्न एब्रेजन है, ये जो है एक वेरिएशन है। एक तरीके से कह लीजिए कि प्रेशर एब्रेजन का ही एक वेरिएशन है। बस फर्क क्या है कि इसमें जो प्रेशर एब्रेजन में क्या होता है कि जो इंजरी होती है वो एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो चीज होती है ना, वो उस पे स्किन के कांटेक्ट में रहती है, उसके नतीजे में इंजरी हुई। और इम्प्रिंट एब्रेजन या पैटर्न एब्रेजन की खास बात क्या है कि बस चोट लगी और फौरन वो जो ऑब्जेक्ट था चोट पहुंचाने वाला वो वहां से हट गया स्किन पे, लेकिन उतनी ही देर में उसने अपना मार्क वहां पे छोड़ दिया। ये चीज हो जाती है इम्प्रिंट एब्रेजन या पैटर्न एब्रेजन में। बेसिक डिफरेंस यही। अब मान लीजिए लाइगेचर मार्क है, ये तो सेकंड का काम तो है नहीं कि एक सेकंड में लाइगेचर लगा और उसने निशान छोड़ दिया, नहीं। जब तक कि बॉडी उससे लटकेगी नहीं, है ना, और उसके अपोजिट में फोर्स हो लाइगेचर के, तब जाके वो प्रेशर पड़ता है और निशान बनता है वहां पे। और इम्प्रिंट एब्रेजन में थप्पड़ मारिए कितना टाइम लगेगा, सेकंड्स का काम है, और ज्यादा जोर का लग गया तो वो निशान पड़ जाएगा। तो बस टाइम का एक ड्यूरेशन का थोड़ा सा फर्क होता है इसमें, है ना। और एक चीज ये भी है कि पैटर्न एब्रेजन इट इज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर एब्रेजन। अब टीथ बाइट मार्क्स जो था, उसको भी इसी कैटेगरी में रखते जरूर हैं, लेकिन आप इसको किसी कैटेगरी में मत रखिए मेरे हिसाब से। क्यों? अभी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। टीथ बाइट मार्क्स बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक क्यों है? ये लेसरेशन भी हो सकता है, कंट्यूजन भी हो सकता है, और एब्रेजन भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे, कि किस फोर्स। फोर्स से प्रेशर अप्लाई किया गया है ना। किस फोर्स से प्रेशर अप्लाई किया गया। अब जाहिर सी बात है, हम गुस्से में है या हमें अपने आप को बचाना है, सामने और कुछ नहीं मिल रहा। अब जब हम उसको बाइट करेंगे तो अब प्यार से तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे, हमें अपने आप को बचाना है, तो वहां पे वो लेसरेशन वुंड में भी आ सकता है। या थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया, इतना नहीं लगाया कि स्किन टीयर हो जाए, बस इतना प्रेशर लगा था कि जो सुपरफिशियल वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाएं, तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। या फिर बहुत नुकीले दांत थे, उसने क्या किया कि सुपरफिशियल स्किन को जो है उसको टीयर कर दिया, जो सुपरफिशियल लेयर है, तो वो इम्प्रिंट एब्रेजन में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना इसको? तो ये तीनों में आता है, तीनों में आता है, इस कैटेगरी में भी रखा गया है। लेकिन ये कंफ्यूजन और लेसरेशन में भी आ सकता है। बस फर्क क्या है? फोर्स का है, किस फोर्स से प्रेशर अप्लाई किया गया है टीथ बाइट मार्क्स में। अब आइए, इसमें जैसे कि एक ये है बकल मार्क्स है ना, सेकंड में चोट लगी, ये इम्प्रिंट एब्रेजन में आ जाएगा, है ना, इम्प्रिंट एब्रेजन में आ गया। टीथ बाइट मार्क्स में थोड़ा एक चीज और देखिएगा कैसे मिलता है हमें, है ना। आमतौर से टीथ बाइट मार्क्स आपको कब और किन जगहों पे मिल सकता है, ये भी जानना जरूरी है। कौन कौन सी जगह ऐसी कंडीशन कंडीशन जो है, किन कंडीशन में टीथ बाइट मार्क हमें मिल सकते हैं ह्यूमन बाइट्स के। एक तो चाइल्ड एब्यूज में मिल सकता है, चाइल्ड एब्यूज में भी मिल रहा है, और दो चाइल्ड थे वो आपस में लड़ रहे थे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल सकता है ना, चाइल्ड बाइटिंग वन अनदर, यहाँ पे आपको देखने को मिल। सेल्फ डिफेंस में मिल सकता है, अभी इसका एग्जांपल मैंने बताया, सेल्फ डिफेंस में भी आपको ह्यूमन बाइट के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी हो सकते हैं, खुद से ही वो अपनी किसी पार्ट को वो कट कर ले दांतों से, तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे ज्यादा मेडिको लीगल केसेस में जो ह्यूमन बाइट के मार्क्स देखने को मिलते हैं, वो दो जगहों पे मिलते हैं। सेक्सुअल असाल्ट में, या फिर दूसरी कंडीशन इसी से रिलेटेड है, लव मेकिंग में, जिसको लव बाइट्स कहते हैं। फर्क क्या? अब जो लव बाइट्स होगी वो ना तो एब्रेजन में आएगी और ना ही वो लेसरेशन में आएगी। लव बाइट्स जो होती हैं ज्यादातर जो होती हैं वो कंट्यूजन में आती है। टीथ बाइट मार्क है, लेकिन लव बाइट्स जो होती हैं या लव मेकिंग के दौरान जो बाइट मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, वो ना तो एब्रेजन में आएगा ना तो लेसरेशन में आएगा, वो आता है कंट्यूजन में, है ना। क्योंकि वहां पे सुपरफिशियल स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है, लेकिन उसका निशान देखने को हमें मिल रहा है, तो कंट्यूजन में वो आ जाता है। ठीक। तो ये सारी इसकी टाइप्स थी। फर्दर सेकंड जो है वो ब्रूज या कंट्यूजन, इसको हम कहते हैं, दोनों ही है। अब इसमें बेसिक फर्क क्या था, एब्रेजन और ब्रूज या कंट्यूजन कह लीजिए, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ब्रूज में सुपरफिशियल लेयर जो होती है स्किन की वो इंटैक्ट रहती है,
सुपरफिशियल लेयर जो होती है वो इंटैक्ट होती है, यानी जो स्किन की कंटिन्यूटी है वो इंटैक्ट, उसमें कोई ब्रीच नहीं हुई, स्किन इंटैक्ट है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि सुपरफिशियल स्किन के नीचे जो है एक, अब कहीं पे छोटा सा भी एरिया हो सकता है, कहीं पे बड़ा सा भी एरिया हो सकता है, वो डार्क कलर का है, यानी नॉर्मल स्किन के कलर से हट के है वो ज्यादातर। अब जाहिर सी बात है ब्रूजिंग होगी तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम जो है उनका कलर चेंज, पर्पलिश कलर का भी देखने को मिल सकता है हमें, ब्लैक कलर का भी देखने को मिल सकता है, या रेड कलर का भी, बेस्ड ऑन द एज ऑफ द इंजरी। तो ब्रूजिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन सुपरफिशियल स्किन क्या होगी, इंटैक्ट होगी। बेसिक डिफरेंस अभी जो है यही रहेगा, एब्रेजन और ब्रूज का बेसिक डिफरेंस स्किन की कंटिन्यूटी के ऊपर है। होता क्या है, एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड इन द सबक्यूटेनियस या सब एपिथेलियल टिश्यूज ड्यू टू रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल। बेसिक इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं ड्यू टू प्रेशर या ड्यू टू फोर्स। उसके नतीजे में ब्लड जो है ना सबक्यूटेनियस टिश्यूज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और वो एक छोटी सी जगह को जब वो पूरा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको हम ब्रूज या कंट्यूजन का नाम देते हैं ना। ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज जो होती हैं वो रप्चर कर जाती हैं, उसके नतीजे में होता है ये। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस यही दोनों है, इनको हमें अब इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन तीन तरीके से इसको करते हैं। एक तो इंट्राडर्मल ब्रूज, सबक्यूटेनियस ब्रूज एंड डीप ब्रूज। इंट्राडर्मल ब्रूज ना, जस्ट बिलो द सब एपिडर्मल लेयर, है ना, जस्ट बिलो द सब एपिडर्मल लेयर। सब एपिडर्मल लेयर के जस्ट नीचे अगर ब्रूजिंग हो रही है, ब्लड जो है एक्युमुलेट हो रहा है, तो उसको हम इंट्राडर्मल ब्रूज कहते हैं। अब कोई पैटर्न ऑब्जेक्ट है, पैटर्न ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पैटर्न अब्रेजन और पैटर्न ब्रूज दोनों होता है। पैटर्न ऑब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए एक ही चीज का फर्क है पैटर्न अब्रेजन और पैटर्न ब्रूज में, स्किन की कंटिन्यूटी, है ना, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी। तो पैटर्न अगर ब्रूज बन रहा है या कंट्यूजन बन रहा है, सपोज दैट बकल मार्क, अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, वहां पे ज्यादा तेज अगर लग गई और स्किन जो है वो रप्चर कर गई, स्किन क्या हुई, उसकी जो सुपरफिशियल लेयर थी वो फट गई, तो अब वो क्या होगा, वो चला जाएगा किसमें, एब्रेजन में। और अगर सुपरफिशियल स्किन इंटैक्ट थी लेकिन उसके नीचे हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो उस पे ब्लू कलर का कह लीजिए या रेड कलर का पूरा मार्क देखने को मिल रहा है, अब ये चीज है ब्रूज या कंट्यूजन, है ना। तो पैटर्न ऑब्जेक्ट था और वहां से उसके चोट लगी, उसके नतीजे में सुपरफिशियल कैपिलरीज जो थी वो रप्चर कर गई, ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, ब्लड क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया, तो वो इंटरडर्मल ब्रूज है। सबक्यूटेनियस ब्रूज क्या है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज में होता है, नाम में ही जाहिर है ना। तो और ये जो है एक कोई अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ब्लंट यानी शार्प ना हो, ब्लंट ऑब्जेक्ट है, ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से, तो इसके नतीजे में ज्यादातर जो है वो सब क्यूटेनियस। अब मान लीजिए हथौड़े का वो एक एंड है ना, एक एंड तो मान लीजिए कि इस तरीके से होता है, थोड़ा सा बना एक एंड इस तरीके से होता है और एक एंड थोड़ा सा इस तरीके का होता है ना। अब अगर इस एंड से किसी को मान लीजिए चोट लग गई, सपोज दैट इससे चोट लगी, तो ये क्या है, ये ब्लंट एरिया है, ये पूरा जो है राउंड होता है और ये ब्लंट है ना, मतलब शार्प नहीं है। तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर किसी को फोर्सफुली किसी को इंजरी हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, वो सबक्यूटेनियस ब्रूज होता है, सबक्यूटेनियस ब्रूज होता है। और सून आफ्टर इंजरी एज अ डार्क रेड स्वेलिंग एक जगह पे इस तरीके से आपको, जहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जहाँ पे चोट लगेगी वहां पे बड़ा सा एरिया जो होगा वो रेड कलर का देखने को मिलेगा चोट लगने के फौरन बाद। लेकिन स्किन क्या होगी, यहाँ पे इंटैक्ट रहेगी, स्किन क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाएंगी, फैटी लेयर जो होती है वहीं पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। तीसरा जो है डीप ब्रूज। अब डीप ब्रूज क्या है, सबक्यूटेनियस से भी डीपर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे, अब ये जो फिनोमेना डीप ब्रूज का, आमतौर से ये फौरन नहीं मिलेगा आपको, चोट लग गई हो सकता है कि उस वक्त कुछ भी ना अपीयर हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको चोट तो लग गई लेकिन एक्सटर्नली कुछ नहीं अपीयर हो रहा है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि वो एरिया पूरा काला पड़ गया ना, वहां पे अब चोट का निशान देखने को मिल गया।
तो इस तरीके का जो ब्रूज होगा वो डीप ब्रूज में आएगा। कैसा होगा? डीप ब्रूज। आमतौर से चोट के करीब 1 से 2 घंटे के बाद ये अपीयर होते हैं, वो आफ्टर 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के बाद इनकी अपीयरेंस होती है। तो इसीलिए इनको डिलेड ब्रूजिंग, डीप ब्रूज को ही डिलेड ब्रूज भी कहा जाता है। फौरन एट द टाइम ऑफ इंजरी ये नहीं अपीयर होते, 1 से 2 घंटे के बाद इनका अपीयरेंस होता है। इसलिए ये कहा भी जाता है कि अगर मान लीजिए किसी सस्पेक्टेड केस को एग्जामिन किया जा रहा है और वो कह रहा है कि नहीं उसे चोट लगी है, और हो सकता है शुरू में कुछ ना देखने को मिले, तो एक बार ना दूसरे 24 से 48 घंटे के बाद फिर उसको बुला के एग्जामिन करना चाहिए। और अगर फौरन अगर आपको एग्जामिन करना है और नहीं मिल रहा है कुछ, तो एक टेक्निक है इंफ्रारेड फोटोग्राफी, इससे भी पता चल सकता है। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप का ये होता है। अच्छा, ब्रूज या कंट्यूजन पैदा कैसे होते हैं, मतलब कैसे ये स्किन पे किन वजह से, इसका काज क्या है? अब सबसे पहली चीज तो स्टिक, इससे अगर चोट लगेगी स्टिक से तो ब्रूजिंग या कंट्यूजन होगा, है ना? या आयरन बार, लोहे की छड़ है, आयरन बार, है ना, या आयरन स्टिक कह लीजिए, है ना, लोहे की रॉड है, तो उससे भी लग सकता है ना। कोई चेन है, लोहे की चेन है, उससे किसी को चोट लगी, उससे भी ब्रूजिंग हो सकती है ना। या किसी को आपने क्या किया, थप्पड़ मार दिया बहुत खतरनाक वाला, है ना, तो वो भी। अब अगर मान लीजिए कि सुपरफिशियल स्किन इंटैक्ट है, तो उसके नतीजे में अंदर पूरा निशान पड़ गया, तो वह ब्रूज या कंट्यूजन में आएगा, है ना। या फिर हमने किसी को घूंसा मार दिया, उसके नतीजे में भी यही चीज होगी। तो ये सारे क्या है, काज है जिससे ब्रूजिंग या कंट्यूजन होता है। अब आइए पैटर्न ब्रूज में, एक थोड़ा सा ये भी है, जैसे पैटर्न अब्रेजन था वैसे ही पैटर्न ब्रूज है। आमतौर से ये जो पैटर्न ब्रूज होते हैं, ये ज्यादातर जो होते हैं ये इंट्राडर्मल ब्रूज होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्राडर्मल होते हैं। दीज आर इंटरडर्मल ग्रूव। और कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, पैटर्न ऑब्जेक्ट है, जिसमें क्या है, रिजेस हैं, ग्रूव्स हैं, उसके नतीजे में ये डेवलप होता है ना। तो ब्रूज में क्या होता है, पैटर्न ब्रूज खास तौर से अगर ये पैटर्न ब्रूज है, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि वेपन कैसा था, नेचर ऑफ द वेपन, यानी जिससे चोट लगी वो क्या चीज थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन। एक तो नेचर ऑफ द वेपन आपको देखने को मिल सकता है ना, कि इंजरी हुई और वहां पे हमने देखा कि इस तरीके का निशान है, तो उससे हमने एक अंदाजा लगा लिया कि ये हो सकता है। ठीक। पैटर्न ब्रूज में नेचर ऑफ द वेपन आपको देखने को मिलते हैं। अब पैटर्न ब्रूज में क्या होता है, अब ये मान लीजिए कि ये स्किन है ना, ये स्किन का एक पार्ट है सपोज दैट। अब इस पे कोई लोहे की ऑब्जेक्ट थी, इस तरीके से राउंडेड, इससे चोट लगी, ये राउंडेड ऑब्जेक्ट थी, इससे चोट लगी। ये स्टिक या रॉड कुछ भी ले लीजिए, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पे, यानी जो इसके दोनों मार्जिन है वो इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना। तो सिर्फ दोनों मार्जिन पे ही फोर्स अप्लाई होता है इसमें। अब बीच वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा, वो सिर्फ स्किन को थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, फिर फर्दर वो सही करे। लेकिन दोनों साइड में जो इसके मार्जिन है, भले ये राउंडेड है लेकिन दो मार्जिन तो बनेगा ना इसका, वो दोनों मार्जिन जब, बीच वाली स्किन डिप्रेस हो जाएगी उस फोर्स के नतीजे में, है ना, बाकी दोनों मार्जिन जो होगी यहाँ पे निशान आएगा, यहाँ पे जो है अब इंप्रेशन आएगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा इसी की लाइन में। तो जब इस राड को हटाया जाएगा या राड जब हट जाएगा, उसके बाद किस तरीके का हमें देखने को मिलेगा स्किन पे, तो एक तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया देखने को मिलेगा जिसमें रेडनेस होगी, एक यहाँ पे मिलेगा, ये दोनों पार्ट जो होंगे ये डिप्रेस्ड होंगे। राड के हटने के बाद का ये फिनोमिना है। यानी दो निशान हमें देखने को मिलेंगे अगर किसी राउंड ऑब्जेक्ट है, स्टिक है या राड है, उससे अगर चोट लग रही है, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, दो तरीके से ना।
दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो दोनों तरीके का ब्रूसिंग होती है, इसको कहा जाता है ट्राम लाइन टाइप। कैसे टाइप? या रेलवे ट्रैक टाइप, है ना, या रेलवे लाइन टाइप आप कह लीजिए। तो इस तरीके की ब्रूजिंग अगर किसी राउंड ऑब्जेक्ट है, राउंड स्टिक है या राउंड रॉड है, उससे अगर लग रहा है तो, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो कंप्रेस हो जाएगा, और इधर दोनों साइड का ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये स्ट्रेच करेगा स्किन को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्किन को स्ट्रेच, उसके नतीजे में ये मार्क बनता है ना। तो ट्राम लाइन कंट्यूजन या ट्राम लाइन ब्रूज कह लीजिए या रेलवे लाइन ब्रूज कह लीजिए, ये एक तरीके से पैटर्न ब्रूज में आता है। कैसा आता है? पैटर्न ब्रूज में ये आता है ना। अब पैटर्न ब्रूज में एक चीज और आएगी। अब देखिए, पैटर्न ब्रूज में अब बाइट मार्क्स जो है वो मैंने पहले ही बताया हर जगह वो आएंगे। तो जैसे साइड ऑफ द नेक पे ड्यूरिंग लव मेकिंग, ना लव बाइट्स होती हैं, तो साइड ऑफ द नेक पे सबसे कॉमन पाई जाती है ना, साइड ऑफ द नेक पे। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भाई वो स्किन को तो कट करना नहीं है, स्किन तो कट होती नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रिकल इस तरीके से दोनों तरफ मिलेंगे मार्क्स। स्किन इंटैक्ट है, सिर्फ हमें इस तरीके का मार्क देखने को मिल रहा है, तो वो किस में आएगा? पैटर्न ब्रूज में आता है। अब ये पैटर्न ब्रूज में आ जाएगा ना, पैटर्न ब्रूज में ये आ गया। किन किन वजह से ये हो सकता है पैटर्न ब्रूज? अब ये देखिएगा इसका एग्जांपल, ये जो है ये एक पैटर्न बन गया ना, उंगलियों के निशान यहाँ पे देखिएगा, ये उंगलियों के निशान हमें देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये जो है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट था, सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब थप्पड़ ही होगा, किसी का उंगलियों के निशान है तो इसके नतीजे में ये पैटर्न ब्रूज में आएगा। पैटर्न ब्रूज में रॉड स्टिक या विप, अभी मैंने इसका एग्जांपल बताया किस तरीके से, इसमें क्या आएगा? पैटर्न ब्रूज है, रेलवे लाइन या रेलवे ट्राम ट्रैक टाइप का कंफ्यूजन होगा। फर्दर कोई वुवेन या स्पाइरल लाइगेचर था, उससे चोट, यानी रस्सी से अगर मान लीजिए किसी को, कभी कभी होता है ना मोटी रस्सी है उससे भी लोग पीटते हैं किसी को ना, तो उसके नतीजे में वो एक निशान दे के चली जाती है वहां पे, तो वो एक पैटर्न ब्रूज में आएगा। और सक्शन या बाइटिंग लव मेकिंग के दौरान जो होता है वो एलिप्टिकल शेप का जो मार्क हमें देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो साइड ऑफ द नेक पे मिलता है, या अकेजनली जो है इन केस ऑफ फीमेल्स जो है वो ब्रेस्ट पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये पैटर्न ब्रूज में आएगा, पैटर्न ब्रूज में। अब एक चीज ये है, ये नीचे वाला ये पिक्चर देखिएगा, ये कौन सा ब्रूज होता है? रकून है। रैकून मुक्का आई जो है, मारना, प्रेशर। बहुत अच्छी बात है ना। सेरेब्रम। भाई साहब ये प्रेशर में हो ही नहीं सकता, इसको हम इक्टोपिक ब्रूज कहते हैं। जैसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, दैट मीन्स कि अदर देन फैलोपियन ट्यूब अगर कहीं और पे इम्प्लांटेशन हो गया तो वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसे ही चोट कहीं और लगती है, चोट कहीं और लगी है, लेकिन फिनोमेना जो डेवलप हो रहा है वो कहीं और डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको इक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज कहा जाता है। और सही पहचाना आपने, ये क्या है? ये रैकून आई है ना, ये रैक्यून आई है। और रैक्यून आई बेसिकली, जो रैक्यून आई को ब्लैक आइज भी कहते हैं, होता किस वजह से? बेसल स्कल फ्रैक्चर की वजह से ना। तो रैकून आई या ब्लैक आई या पांडा आई अगर इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको, तो वो ड्यू टू बेसल स्कल फ्रैक्चर के नतीजे में हो रहा है। वहां पे जो ब्रूज होगा वो पैटर्न ना होके वो इक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज होगा। कैसा होगा? इक्टोपिक या माइग्रेटरी ब्रूज होगा। अच्छा, ब्रूजिंग और भी मिलती है इसी तरीके से, फ्लैंक्स पे आपको देखने को मिल सकती है, या पेरी अम्बलाइकल रीजन में देखने को मिल सकती है। जैसे दो साइन होती है ना, ये ब्रूज में ही आती है। ग्रे टर्नर साइन है और दूसरा क्यूलेन साइन, है ना, ये दोनों होती हैं। कि फर्क क्या है? ग्रे टर्नर साइन कहाँ पे डेवलप होती है?
फ्लैंक्स पे, फ्लैंक्स या यूं कह लीजिए साइड ऑफ द एब्डोमेन, होती किस वजह, ड्यू टू रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज। ठीक, तो ये ग्रे टर्नर साइन है, ये भी किस में आता है, ब्रूसिंग में ही आता है। और दूसरा क्या है, क्यूलेन साइन। क्यूलेन साइन किस में देखने को मिलती है और कहाँ देखने को मिलती है? पैंक्रियाटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, या फिर रप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे जो ब्लूइश ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन होगा वो कहाँ पे मिलेगा, पेरी अम्बलाइकल रीजन में, है ना। तो ये सारी चीजें किस में थी, ब्रूज में आ रही थी। तो ब्रूज के बारे में एक चीज और, एज, इसका पहचान कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है ना। ये ब्रूज है, फ्रेश, यानी फ्रेश है, तो कलर किस तरीके का आएगा, एकदम रेड आएगा ना, रेड, ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अप टू 3 डेज, अप टू 3 डेज इसका अब कलर चेंज होगा। 2-3 घंटे के बाद से अगले 3 दिन तक इसका कलर चेंज होके वो ब्लू कलर का हो जाएगा। किस कलर का हुआ, ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड तो रह नहीं गया, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन डिऑक्सीनेटेड। की, है ना, डीऑक्सी एचबी यानी डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से अब ब्लू कलर का हो गया। नेक्स्ट 4 to 5 डेज में अब ये किस कलर का हो जाएगा। अब हेमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड, इसका जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो हेमोग्लोबिन से एक पिगमेंट निकलता है ना, उसको कहा जाता है हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन कौन सा कलर इंपार्ट करता है, यानी किस कलर ब्लू का वो ब्लैक। दिखने में, ब्लू ब्राउन ब्लैक। कलर का या ब्लूइश ब्लैक कलर का ना, ब्लूइश ब्लैक या फिर ब्राउनिश कलर का, ये देखने को आपको मिलता है, किस वजह से, ड्यू टू हीमोसिड्रिन। फिर 5 से 6 दिन पे, अगले एक दिन के बाद ये अब ग्रीन कलर का हो जाता है, यही कंफ्यूजन ना, ग्रीन कलर का हो गया। तो ग्रीन कलर किस वजह से हो रहा है, अब जब ये हीम वाला पार्ट जो है, हीम वाला पार्ट जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो एक ग्रीन पिगमेंट जो निकल के आता है इसके बाई प्रोडक्ट से, उसका नाम है बिलीवर्डिन। का नाम क्या है, ड्यू टू बिलीवर्डिन। और अगले 7 से 12 दिन में फर्दर जो है अब चेंज होगा बिलीवर्डिन जो है, तो अब किस कलर का होना चाहिए, येलो। और येलो ड्यू टू बिलीरुबिन, ना, ड्यू टू बिलीरुबिन येलो कलर का हो गया। और आफ्टर 2 वीक्स नॉर्मल हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है ना, नॉर्मल स्किन कलर आ जाता है। तो ये एज ऑफ ब्रूज है, इससे ये मेडिको लीगली पता लग सकता है कितने दिन पहले की चोट है ये, है ना। और ये जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन के बारे में हालांकि बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जाहिर से जनरल नॉलेज, इसको डिस्कवर किया था रूडोल्फ वर्को ने, रूडोल्फ वर्को ने। और इसका नाम, बिलिरुबिन को ही इन्होंने एक दूसरा नाम भी दिया था, इस येलो पिगमेंट को, हिमेटोइडिन। बाद में इसको फिर बिलिरुबिन कह दिया गया, है ना। वर्को ने जब इसको डिस्कवर किया था 1849 में, तब इसका नाम उसने हिमेटाइडिन रखा था, फिर बाद में ये बिलिरुबिन हो गया। तो ये एज ऑफ द ब्रूज, इससे इंजरी कितने दिन की है, कितना दिन हुआ, इस ये अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद, मेथोडीन येलो को खाता, ग्रीन को। नहीं नहीं, हिमेटोइडिन जो नाम दिया गया था वो इसी का, बिलिरुबिन का ही नाम दिया गया था। और बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीन कलर का है। ओके।